विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के दीर्घ बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस टॉपिक का आज हम लोग डे 3 में अध्ययन करने वाले हैं और इस पर प्रतिदिन आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी पढ़ते हैं और कंप्लीट बायोलॉजी इस पर प्रतिदिन पढ़ाई जाने वाली है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं या अपने संबंधित प्रश्नों को इस पर पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कंप्लीट वीडियो बिना स्किप किए हुए, और यदि आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो ये आसानी से आप भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे गुरु बीजाणु जनन, चाहे इसे आप गुरु बीजाणु जनन बोले चाहे लघु बीजाणु जनन बोले, और मेगा स्पोरोजेनेसिस इसे कह सकते हैं। तो जनरली आपसे सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा पूछी जाती है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका माने मेगा स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, या इसे आप दीर्घ बीजाणु जनन कह सकते हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब आप यह देखिए कैसे ये प्रक्रिया हो रही है, या गुरु बीजाणु जनन जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पुष्प के बनने के समय अंडाशय में पाए जाने वाले बीजांड में केवल एक ही द्विगुणित कोशिका पाई जाती है, माने डिप्लॉयड सेल एक ही होती है, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। आगे देखते हैं। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है या दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन जिसे आप कहते हैं, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन उसमें से एक ही गुरु बीजाणु शेष रह जाता है, 3 नष्ट हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्यों नष्ट हो जाते हैं या कैसे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा इस फिगर में देखेंगे, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है आपको मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ पे दिया हुआ है। ये मेगा स्पोर मदर सेल जो है इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन या मियासिस डिवीजन होता है। फर्स्ट टाइम जब मियासिस डिवीजन होता है तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से आप यहाँ देख सकते हैं 2 मेगा स्पोर का निर्माण हो रहा है, और फिर मियासिस सेकेंड जब परफॉर्म होगा तो उस समय 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब यहाँ पे देखेंगे आगे और हम लोग फिगर में चलेंगे तो यहाँ पे मेगा स्पोर 3 जनरेशन, 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जा रहे हैं, केवल एक शेष रह जा रहा है। तो 3 डीजनरेट क्यों हो जाते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है या आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। तो जो 4 मेगा स्पोर यहाँ पे बने हुए हैं, 3 नष्ट हो जा रहे हैं, उसके पीछे वजह है कि इनको पोषक न्यूट्रिएंट मटेरियल पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, बनेंगे तो 4 मेगा स्पोर, लेकिन 3 नष्ट हो जाएंगे, केवल एक जीवित रहेगा। देखिए यहाँ पे शो किया गया है सर्वाइविंग मेगा स्पोर। आगे दिखाया गया डीजेनरेटेड मेगा स्पोर, ऊपर शो किया गया है, और उसके नीचे यहाँ पे मेगा स्पोर जो एक सर्वाइव किया है वो शो किया गया है। तो इस तरह से एक बार जब मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल एक मेगा स्पोर बनता है। इससे पहले के वीडियो में डे 2 में हमने बताया था माइक्रोस्पोर के बारे में, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन मियासिस फर्स्ट सेकेंड के रूप में होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनता है, लेकिन यहाँ पे एक मेगा स्पोर बनेगा। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आपको सेट रखना है, अभी आगे इससे संबंधित प्रश्न भी मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये चारों गुरु बीजाणु जो अभी बने थे रैखिक क्रम में विन्यासित होकर के गुरु बीजाणु, यहाँ अभी हम लोगों ने पहले फिगर में देखा कि रैखिक क्रम में व्यवस्थित थे, व्यवस्थित होकर के गुरु बीजाणु चतुष्क मेगा स्पोर टेट्राइड बनाते हैं जो बीजांडकाय से ढके रहते हैं। इसके ऊपर जो कवर है बीजांडकाय है, और गुरु बीजाणु चतुष्क की 3 कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं, अभी हमने आपको बताया, और निभाग की ओर स्थित केवल एक बीजाणु कोशिका ही भ्रूण कोश का निर्माण करती है। तो जो एक कोशिका इसमें बच रही है मेगा स्पोर के रूप में, वो भ्रूण कोश का निर्माण करती है, जिसे एक बीजाणु विकास कहते हैं, माने एक बीजाणु से
भ्रूण कोश का विकास है तो एक बीजाणु विकास इसे कहेंगे। गुरु बीजाणु की एक कोशिका में वृद्धि तथा विभाजन होता है, जिससे 2, 4, 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये भ्रूण कोश का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, जिसमें आपको बताया गया है कि 8 केंद्रक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ये होता है। इसमें 7 सेल 7 कोशिकाएं होंगी और 8 केंद्रक होंगे। उन सबको हम लोग यहाँ फिगर में भी देखेंगे और आगे उनका डिटेल देखेंगे, उन सबका रोल क्या है, उन सबका कार्य क्या है। तो एक मेगास्पोर यहाँ दिया गया है, इसका देखिए अपर पोर्शन जो है ये चलाजल इंड कहलाता है, और जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है ये माइक्रोपाइलर इंड कहलाता है। तो भूलना नहीं है, अपर पोर्शन चलाजल इंड है, चला जा रहा माने आगे की ओर, और माइक्रोपाइलर नीचे दिया है, इसलिए माइक्रोपाइलर इंड आपको याद रखना है। अब इसमें 7 सेल कहाँ है पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 सेल 2 3 और मिडिल में ये पूरी 1 सेल है, 4 हो गया, और यहाँ देखिए 5 6 और एक ये नीचे 7, ये 7 नंबर की सेल है। फिर से देख लें एक बार हम लोग, यहाँ पे देखिए 1 सेल हो गया, 2 3 और इन दोनों को मिला के एक बार 4, और इस तरह से 5, ये 6 और ये 7। अब इन सब के नेम क्या हैं हम लोग देख सकते हैं। जो चलाजल इंड की तरफ है ये एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मिडिल में जो है ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 हैं, और ये बीच में एक सेंट्रल सेल आप इस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ देखिए एक सेल शो हो रही है, और यहाँ पे 2 सिनर्जिड शो हो रहे हैं, ठीक है। फिर से देखें यहाँ पे एक सेल जो हमने यहाँ पे 3 शो किया है, ऊपर है 1 सेल और ये 2 सिनर्जिड हैं, और इन तीनों को मिला देंगे तो फिलीफॉर्म एपरेटस या एक एपरेटस का निर्माण होता है। तो फिर से देखें तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल और ये 4 सेल, और ये आपका यहाँ पे एक सेल है 5 6 7, तो 7 सेल हो गया, और 8 केंद्रक कहाँ पे हैं, 3 ऊपर दिख रहे हैं, 2 यहाँ मिडिल में 5 और 6 7, और एक यहाँ पे 1 सेल में है 8। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड आपको याद रखना है। और आपको भी बताया गया कि जो यहाँ पे एग है और सिनर्जिड है, इन सबको मिला करके एक अपरेटस या फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं ये सब सेल क्या करती है, इनका रोल क्या है। तो यहाँ 8 केंद्रक में से 3 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर, जो कि भी हम लोगों ने चित्र में देख लिया, 3 बीजांड द्वार की ओर है, और 2 सहायक कोशिका सिनर्जिड व 1 अंड कोशिका का ये निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 सेलें हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, और उसके और आगे चलते हैं। दोनों सहायक कोशिका सिनर्जिड सेल व 1 अंड कोशिका मिलकर अंड समुच्चय, अभी बताया गया था कि अंड समुच्चय या इसे एक अपरेटस कहते हैं, बनाते हैं, और 3 केंद्रक निभाग की ओर चले जाते हैं, चलाजल इंड की ओर। और एंटीपोडल सेल माने कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ऊपर देखिए एंटीपोडल सेल हम लोगों ने पहले शो किया था। और आगे चलेंगे तो शेष जो 2 केंद्रक हैं जिनको मिडिल में शो किया गया था, मध्य में पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं या पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो मध्य में ही रहते हैं। और ये दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक हैं संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम लोग डिफिनिटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ये जनरली हम लोगों ने पढ़ लिया मेगास्पोरोजेनेसिस में, मेगास्पोर के द्वारा जब भ्रूण कोश का निर्माण हुआ। अब आगे थोड़ा सा भ्रूण कोश को हम लोग अलग से देखते हैं। भ्रूण कोश अलग से पूछा जाता है, और इस पर टिप्पणी लिखने के लिए जब आएगा तो आप क्या लिखेंगे, यह मादा का युग्मकोद्भिद है। जिस प्रकार परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है, सभी पादपों का निर्माण एक बीजांड में केवल एक भ्रूणकोश होता है। ऐसे आप कह सकते हैं कि यह पादप का मादा युग्मकोद्भिद है, और जिस प्रकार परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है, वैसे ही सभी पादप जो हैं, सभी पादपों के एक बीजांड में केवल एक भ्रूणकोश होता है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक भ्रूणकोश में 8 केंद्रक 7 कोशिकाएं होती है, पहले हम लोग जान चुके हैं। अब भ्रूणकोश में निम्न कोशिकाएं होती है, तो इनको अलग से सेपरेटली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अंड कोशिका, यहाँ पे हम लोग अलग से देख सकते हैं। एक यहाँ पे अंड कोशिका है, एक सहायक कोशिका है, और एंटीपोडल सेल एक है। यहाँ पे एक केंद्रिक कोशिका माने सेंट्रल सेल है, और एक सेल है, और इसकी भी संख्या 1 है। तो इस तरह से 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है।
इसमें से कुछ कोशिकाओं को आपको यहाँ शो कर दिया गया है। अंड कोशिका निषेचन के समय, अब इन सबके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अंड कोशिका निषेचन के समय नर युग्मक के साथ जुड़कर द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण करती है। सहायक कोशिका, भ्रूण कोश में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं जो बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है और पराग नलिका को बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का ये स्त्राव भी करती है। सहायक कोशिकाएं तथा अंड कोशिकाएं मिलकर के एक अपरेटस बनाती हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं एंटीपोडल सेल की तरफ। ये भ्रूण कोश निभाग की ओर 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल का निर्माण करती हैं और निषेचन के बाद ये तीनों नष्ट हो जाती है। फिर बात चलती है यहाँ पे सेंट्रल सेल की। तो ये भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जिन्हें सेंट्रल सेल कहा जाता है। एक नर युग्मक से निषेचित होकर त्रिगुणित माने एंडोस्पर्म का ये निर्माण करते हैं। तो एंडोस्पर्म जो है यहाँ पे त्रिगुणित संरचना होती है, ट्रिप्लॉयड संरचना होती है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे एक आवृत बीज में 400 पराग कणों को बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितने होंगे या कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो पराग कण बनाने हैं, माइक्रोस्पोर का निर्माण करना है, ये तो कल ही आपको बताया गया। इससे पहले वाले वीडियो को जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा है, वो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे बताया गया था कि एक मेगास्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और इस तरह से यहाँ पे 400 माइक्रोस्पोर माने पराग कणों का निर्माण करना है तो 100 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। इसी क्रम में यहाँ नीचे एक क्वेश्चन और दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितने होंगे। तो गेहूं के अर्धसूत्री विभाजन बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, ये सही आंसर है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे होता है, तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे गेहूं जो है एक आवृतबीजी पौधा है और एक पूरा पौधा आपको बनाना है, एक पूरा प्लांट बनाना है, तो आपको मेल गैमीट भी चाहिए और फीमेल गैमीट भी चाहिए। मेल गैमीट के रूप में माइक्रोस्पोर चाहिए या परागकण जिसे आप कह रहे हैं, फीमेल गैमीट के रूप में अंड कोशिका चाहिए। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, या जैसे परागकण का निर्माण होता है, या नर युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताया गया कि जब मेगास्पोर मदर सेल का में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 मेगास्पोर तो बनते हैं लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 100 दाने बनाने हैं और एक बार अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। तो 100 बनाना है तो यहाँ पे 25 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 25 मियासी डिवीजन यहाँ होना, अर्धसूत्री विभाजन होगा, 25 बार होगा तो 100 माइक्रोस्पोर यहाँ बन जाएंगे। और लेकिन अंड कोशिकाओं में माने मेगास्पोर मदर सेल में 100 बार विभाजन होगा तभी 100 मेगास्पोर बनने वाले हैं, क्योंकि एक बार में 4 बनते तो हैं, 3 नष्ट हो जा रहे हैं, एक ही बच रहा है। तो एक बार यदि मेगास्पोर हो, जैसे मेगास्पोर मदर सेल में एक बार विभाजन हो रहा है, 4 बन रहे, 1 बच रहा है, तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 1 बना, तो 100 बार यदि विभाजन होगा तो 100 यहाँ पे मेगास्पोर बनेंगे। तो यहाँ देखिए 25 बार में 100 माइक्रोस्पोर बन गए थे और यहाँ 100 बार में 100 मेगास्पोर बने। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संयोजन होता है, नर युग्मक मादा युग्मक का जब संयोजन होता है तब होता है निर्माण जायगोट का। और ये जायगोट जो है आगे फिर ग्रो करके 100 गेहूँ माने 100 गेहूँ के दाने हो गए हैं। अब इनसे 100 पौधा आप बना सकते हैं, चाहे नर युग्मक मादा युग्मक को जोड़ करके आपने जायगोट बनाया, आगे चल के ये भ्रूण बन रहा, भ्रूण माने यहाँ पे बीज, बीज माने दाने। तो इस तरह से 100 आपको गेहूं के दाने बनाने हैं तो 100 अर्धसूत्री विभाजन कैसा होगा या कैसे होगा ये हमारे मित्र लोग समझ चुके हैं। 100 मेगास्पोर के लिए 100 अर्धसूत्री विभाजन और 25 चौका 100 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए 25 अर्धसूत्री विभाजन। इस तरह से 100 और 25 मिलाएंगे तो 125 अर्धसूत्री विभाजन होने वाला है। और इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपको और दिया जा रहा है यहाँ पे, इसे आप स्वयं करेंगे कि 50 दीर्घ बीजाणु बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, माने कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, ये आपको कमेंट करके वीडियो में बताना है। और यदि आपको इस टॉपिक संबंधित कोई और आपका प्रश्न है तो उसे आप
टाइप करके कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको 1 से 2 दिन में ज़रूर दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।